नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज हम सेकेंड ईयर की सेकेंड क्लास के अंतर्गत विश्व के इतिहास के अंतर्गत साम्राज्यवाद के बारे में जो टॉपिक हमने शुरू किया था लंबा चौड़ा, उसमें अफ्रीका के साम्राज्यवाद के बारे में बात करेंगे। साम्राज्यवाद बच्चों या उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब कोई देश अपने देश से सुदूर किसी दूसरे राज्य पर, किसी दूसरे भूभाग पर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। प्राचीन साम्राज्यवाद से ये नव साम्राज्यवाद इसलिए भिन्न था कि प्राचीन साम्राज्यवाद में अपने राज्य के आसपास के इलाकों पर ही सम्राट वगैरह जो है हमला किया करते थे, लेकिन यहाँ जो है अलग अलग महाद्वीपों में जाकर के यूरोपीय देशों ने अपने नए नए उपनिवेश स्थापित किए। इस कारण ये नव साम्राज्यवाद जो कि 1870 के बाद विकसित हुआ, पुराने साम्राज्यवाद से भिन्न था। इस नवीन साम्राज्यवाद की व्याख्या पिछले जो 2 वीडियोस बनाए गए हैं उसमें की गई है। आप चाहें तो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर के इतिहास की प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, ताकि जो अफ्रीका में साम्राज्यवाद की शुरुआत कैसे हुई, बोअर समस्या क्या थी, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही जानकारी दे दी है। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका में साम्राज्यवाद से जो दूसरे देश प्रभावित हुए, क्योंकि अफ्रीका 1870 से पहले एक अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, जिसके तटीय इलाकों के अलावा अंदरूनी इलाकों के बारे में यूरोपीय देशों को या आप कहें संपूर्ण विश्व को कोई जानकारी नहीं थी। परंतु कुछ खोजकर्ताओं, जिनमें कि स्टैनली का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उसने अफ्रीका के अंदरूनी तटों का, कांगो नदी तट का जायजा किया और किस तरह कांगो जो है वो यूरोपीय उपनिवेशवाद की भेंट चढ़ गया। इसका पुराने वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लैंड और सूडान से। सूडान का जो राज्य था वो मिस्र का, इजिप्ट का अधीनस्थ था। सूडान के निवासी वैसे मिस्र के विरोधी थे। मिस्र पर जैसे ही इंग्लैंड का आधिपत्य हो गया, इंग्लैंड के स्वामित्व के अंतर्गत मिस्र आ गया, तो स्वाभाविक था कि इंग्लैंड ये कहे कि सूडान भी जो है हमारे अधीनस्थ राज्य है। फ्रांस ब्रिटेन में मिस्र के बढ़ते प्रभाव को वैसे देख नहीं सकता था। फ्रांस उत्तरी अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम तक अपना एक विशाल साम्राज्य बनाना चाहता था, तो ब्रिटेन जो है वह उत्तर से दक्षिण तक मिस्र में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इस तरह ये देखें कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही सूडान पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। सूडान के जो निवासी थे वो विदेशियों से नफरत करते थे। मिस्र में अराबी बे के विद्रोह का दमन हो जाने के बाद सूडान में भी 1885 में मोहम्मद अहमद मसीहा के नेतृत्व में यूरोपीय लोगों के विरुद्ध एक विद्रोह शुरू हो गया। ये अपने आप को मेहंदी शब्द है, देवदूत के लिए लिया जाता है, इस्लाम धर्म में कहा करते थे, और इनके अनुयायियों को लोग दरवेश कहा करते थे। मेहंदी ने मिस्र की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए इस युद्ध को धर्म युद्ध का दर्जा दिया। पूरे सूडान के निवासियों ने मेहंदी का साथ दिया। मिस्र के खदीव की सेनाएं दुर्गों में छिप गई। इस तरह ब्रिटिश मंत्रिमंडल वहाँ जो है, इस समय ब्रिटिश की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ कोई भी सैनिक अभियान उठाने का वो जोखिम नहीं लेना चाहता था। अंत में खदीव की प्रार्थना पर जनरल गॉर्डन के नेतृत्व में सेना भेजने की बात तय की गई। ब्रिटेन इस विद्रोह को पूरी तरह दबाना चाहता था, लेकिन इस कार्य के लिए जिस व्यक्ति को यानी गॉर्डन को नियुक्त किया था वो पासा सही साबित नहीं हुआ। वो इस्माइल के शासन के अंतिम चरण में सूडान का गवर्नर रह चुका था। वो लड़ाकू सिपाही था। मेहंदी के सामने वो पीछे हटने पर उसने कभी भी विचार नहीं किया था। 1884 में गॉर्डन खार्तूम तक पहुंच गया। वहाँ उसने होना तो ये चाहिए था कि ब्रिटिश सेना को पीछे हटा दे, लेकिन उसने इसका उल्टा किया, अपनी संख्या में वृद्धि शुरू कर दी। इस दौरान क्या हुआ कि मेहंदी के धर्मांध अनुयायियों ने राजधानी खार्तूम में गॉर्डन को घेर लिया। सरकार ने भी इस समय थोड़ी लापरवाही बरती। गॉर्डन की रक्षा के लिए सेना जो भेजी गई वो बहुत देर से भेजी गई, परंतु फरवरी 1885 में मेहंदी ने गॉर्डन की हत्या कर सूडान पर अधिकार कर लिया। इस तरह से अपने सेना नायक गॉर्डन की हत्या से ब्रिटेन की जो प्रतिष्ठा है उसको कड़ा आघात पहुंचा। कुछ वर्षों तक इंग्लैंड ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 1898 में
यानी कि पिछले विद्रोह से 14 वर्ष बाद ब्रिटेन का शक्तिशाली सैनिक हस्तक्षेप हुआ। 2 सितंबर 1898 को जनरल किचनर ने मेहंदी को ओडारमन की लड़ाई में हराकर सूडान पर फिर से मिस्र का नहीं, वास्तव में वो इंग्लैंड का अधिकार उस पर स्थापित कर लिया। अब एक कांड जो हुआ था फशोदा कांड, उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और यूरोपीय देशों में जो विवाद हुए थे कटु, उसको थोड़ा और कटु उजागर करने में ये कांड महत्वपूर्ण है। फशोदा कांड क्या था कि हालांकि यूरोप के देशों ने अफ्रीका को बिना युद्ध के बांट लिया था, कहीं भी युद्ध नहीं हुए, लड़े नहीं गए दो यूरोपीय देशों के बीच में छोटी मोटी झड़पों के अतिरिक्त, फिर भी इसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव पैदा हो गया। मिस्र में प्रभाव विस्तार को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कई समय से कटुता चल रही थी। दोनों ही जो है मिस्र में अपना प्रभाव क्या, आप कड़वे शब्दों में कहो तो साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। मिस्र में इंग्लैंड का उत्कर्ष जो है फ्रांस को अखर रहा था, उसे ईर्ष्या हो रही थी और उसे इस बात का दुख भी था कि मिस्र में अपना प्रभाव जमाने का जो उसको मौका हाथ लगा था वो उसने खो दिया। लेकिन फिर भी फ्रांस ने हिम्मत नहीं हारी। 1898 में फ्रांस की सेना ने, सुन लेना फशोदा कांड के बारे में है, लिख लो आप इसको, 1898 में फ्रांस की सेना ने व्हाइट नील या श्वेत नील नामक जगह पर, फशोदा जगह का नाम है जहाँ पर फ्रांस का झंडा गाड़ दिया। इंग्लैंड का सेनापति था इस समय किचनर, उसने फ्रांस का सेनापति था मार्चंड, उसको कहा आप फशोदा से हट जाइए। तो इस तरह से अगर उस समय मार्चंड नहीं हटता तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अफ्रीका को लेकर के युद्ध की एक स्थिति ज़रूर पैदा हो गई थी। अंत में फ्रांस को अपनी निर्बलता पता चल गई कि हम इतनी दूर जो है अपनी सेनाएं नहीं भेज सकते, तो उसने जो है 1898 में ब्रिटेन से समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने नील नदी के ऊपरी भाग पर ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया। इसके बाद में 1904 में जब एक अन्य संधि हुई तो फ्रांस ने मिस्र पर और सूडान पर इंग्लैंड का प्रभाव मान लिया और बदले में इंग्लैंड ने फ्रांस को छूट दे दी कि मोरक्को में आप अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार इन दो प्रभावशाली साम्राज्यवादियों ने अपना, जहाँ इस छीना झपटी के परिणाम स्वरूप जहाँ इंग्लैंड को मिस्र और सूडान मिले तो फ्रांस को मोरक्को, लेकिन फिर भी अफ्रीका में जो फशोदा का कांड हुआ था, ये कांड एक तरह से युद्ध की एक संभावना आप कह सकते हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान बीच बीच में क्यूबा में संकट उत्पन्न हो जाया करता था रूस और अमेरिका में, उसी तरह की संभावना हो गई थी, लेकिन समझदारी से बड़े युद्ध को जो है टाल दिया गया। अब मैं ब्रिटेन की बात कर लेती हूँ, जिसने विश्व के इतिहास में उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और कहा भी जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं हो सकता। साम्राज्य विस्तार की प्रतियोगिता में सबसे आगे था इंग्लैंड। जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया 1914 में, तब तक ब्रिटिश साम्राज्य पृथ्वी के 25% यानी 1/4 स्थल भाग में फैल गया था और संसार की जनसंख्या का 1/4 यानी 25% भाग इसमें आ गया था। इसके साम्राज्य में हर जाति, हर धर्म और हर सभ्यता के लोग आपको मिल सकते थे। जैसा हमने देखा है कि 300 वर्षों तक अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता से एक के बाद एक अपने जो भी कॉम्पिटिटर थे, जो भी प्रतिद्वंदी थे, उनको हराता चला गया और मजबूत होता गया। 16वीं सदी में स्पेन के राजतंत्र की, 17वीं सदी में नीदरलैंड की और 20वीं सदी में जो जर्मनी की समय समय पर चुनौतियां इंग्लैंड को दी गई थी साम्राज्यवाद में, उन सभी को उसने कुचल दिया। सामान्यतः ब्रिटिश की विजय यात्रा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले में अमेरिका की क्रांति से पहले इंग्लैंड की नीति थी सारे संसार में बड़े बड़े भू क्षेत्र जैसे 13 उपनिवेश अमेरिका में, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और व्यापारिक चौकियों को अपने अधिकार में कर ले। 19वीं सदी में दूसरा स्टेप था, उसमें ब्रिटेन ने छोटे छोटे क्षेत्रों पर, जो कि ज़्यादातर द्वीप हुआ करते थे समुद्र के अंतर्गत बीचों बीच, ताकि जब लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करनी पड़े तो बीच में जो है उनको एक सुरक्षित इलाका मिल जाए, नाविकों को अधिकार कर लिया। इसका उपयोग मार्ग बनाने के लिए आरंभिक कदम के रूप में हो जाता था। इसके बाद बड़े बड़े भूखंडों को परस्पर संबंध बनाए रखा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तीसरा सोपान शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने कुछ विशेष क्षेत्रों को थोड़ा स्वशासन प्रदान करके अपने प्रति उनको भक्त बनाने की
कोशिश करी। और जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो चौथे सोपान में ये जो प्रदेश थे एक के बाद एक स्वतंत्र होते गए, स्वाधीन होते गए। इन्हीं में से हमारा अपना देश भारत था, कि 1947 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जकड़न से मुक्त हो गया। इस तरह इंग्लैंड ने साम्राज्य विस्तार और औपनिवेशिक होड़ में सबसे अधिक फायदा प्राप्त किया, जो कि पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में आज भी माना जाता है। अब हम आ जाते हैं जर्मनी की। जर्मनी की आपको पता है 1870-71 के आसपास तक जर्मन जो है वो एक देश के रूप में पूरे विश्व में, पूरे यूरोप के सामने प्रकट हुआ था। उससे पहले ही अलग अलग भागों में विभक्त था। जर्मन चांसलर जो था उस समय, जर्मन जब एक देश बना, बिस्मार्क, उसकी उपनिवेश स्थापना में कोई रुचि नहीं थी। उसका कहना था कि जर्मनी एक सेटिस्फाइड या तृप्त राष्ट्र है। 1873 में उसने कहा भी था कि अगर हम उपनिवेश बनाएंगे तो हमारी कमजोरी का कारण बन जाएगा, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए हमें जहाज़ी बेड़ा भेजना पाएगा। और जर्मनी की जो भौगोलिक स्थिति है उसे अच्छी तरह से पता थी कि हमको प्रथम श्रेणी का समुद्र तट बनने से हमारी भौगोलिक स्थिति ही रोकती है। वो खुद कहता था कि मुझे कई उपनिवेश भेंट किए गए हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वास्तविकता ये थी कि बिस्मार्क जो है उपनिवेश की रेस में, दौड़ में शामिल होकर इंग्लैंड से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। किंतु 1870 के बाद में जर्मनी में उद्योग धंधों का, फैक्ट्रियों का तेज़ी से विकास हुआ। इसके कारण जर्मनी जो व्यापारी थे उनको ज़रूरत हुई एक उपनिवेश की, ताकि कच्चा माल प्राप्त कर सकें और बने हुए माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो सके। इसलिए बढ़ते दबाव, बढ़ती जनसंख्या, राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि के लिए बिस्मार्क ने भी उपनिवेश स्थापना की ओर ध्यान दिया। जर्मनी में फेडरिक फ्रेबी और हुबेशलेडर ने उपनिवेश स्थापना के लिए आंदोलन किए। वहाँ 1882 में एक कॉलोनियल न्यूलिन या एक उपनिवेशी परिषद की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से औपनिवेशिक विस्तार की मांग होने लगी। बिस्मार्क ने पूंजीपतियों का, उच्च वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपनिवेश स्थापना की मांग को स्वीकार कर दिया। 1882 में जर्मन सरकार ने जर्मनी के एक व्यापारी ल्यूड्रिक को दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के भूभाग प्राप्त करने के कार्य में के लिए भेजा। इसने आश्वासन दिया। ल्यूड्रिक ने एंग्रा पैक्विना के क्षेत्र से कुछ भूमि प्राप्त कर ली और वहां जर्मनी का झंडा गाड़ दिया। इसी समय बिस्मार्क ने डॉक्टर नॉक्टिगाल को अफ्रीका के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जर्मनी का प्रभार स्थापित करने के लिए भेजा। डॉक्टर नॉक्टिगाल के प्रयासों से कैमरून और टोगोलैंड पर जर्मनी का झंडा फहरा दिया गया। ये जो है जर्मनी के अधीन आ गए। ब्रिटेन ने कैमरून पर जर्मनी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1884 में कार्ल पीटर्स ने जंजीबार के सुल्तान से 60,000 वर्ग मील भूमि ले ली, प्राप्त कर ली। जंजीबार के सुल्तान ने उसका विरोध किया, किंतु इंग्लैंड के दबाव के कारण उसको झुकना पड़ा। इसके बाद में कार्ल पीटर्स ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी की ओर से आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसमें सोमाली लैंड के भी कुछ भाग थे। इस प्रकार जर्मनी पूर्वी अफ्रीका या जर्मन ईस्ट अफ्रीका नामक एक नए प्रदेश का निर्माण हुआ। जर्मन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं पूर्व में भी फैली। इस क्षेत्र में जर्मनी के विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटेन और रूस ने जो प्रतिरोध किया, यही पहले विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। इस युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद जो भी उसके सारे उपनिवेश अफ्रीका में स्थापित किए गए थे, उन सभी को जर्मनी को खोना पड़ा। अब हम आ जाते हैं इटली पर। इटली का भी एकीकरण जर्मनी के साथ ही हुआ था 1870 और 71। क्योंकि देश लेट बना है तो अफ्रीका में साम्राज्य निर्माण की रेस में भी ये देरी से शामिल हुआ था। प्रारंभ में उसने ट्यूनिस पर अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया, किंतु 1881 में बिस्मार्क के प्रोत्साहन से फ्रांस ने वहां पर अधिकार कर लिया। इससे इटली में निराशा हुई। इस घटना के बाद उसने इंग्लैंड के प्रोत्साहन पर लाल सागर के किनारे के प्रदेशों में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। 1885 में मसोवा पर उसका अधिकार हो गया। उसके बाद में आसपास के भूभाग पर अधिकार कसने उसने इरिट्रिया को भी अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा वो पूर्वी सोमालीलैंड के कुछ भाग को भी अपने अधीन लेना चाहता था, किंतु उसके बीच में अबिसीनिया का स्वतंत्र राज्य था। अतः जब इंग्लैंड ने इटली को प्रोत्साहन दिया तो उन्होंने अबिसीनिया पर हमला कर लिया। परंतु 1896 में एडोवा के युद्ध में अबिसीनिया की सेना ने इटली की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद में आदिस अबाबा की संधि हुई, जिसके कारण इटली ने अबिसीनिया पर संरक्षण का अधिकार त्याग दिया और इरिट्रिया के उपनिवेश का विस्तार न करने का वचन दिया। एडोवा की पराजय के बाद में इतनी बुरी तरह से परास्त हुई इटली कि कुछ समय के लिए उपनिवेशिक विस्तार रोक लिया गया। पर 1911 में अगाडियार संकट के समय इटली ने निर्बल टर्की के विरुद्ध युद्ध करके उसने ट्रिपोली और साइरिनी का, जिसको आजकल लीबिया कहा जाता है, उस पर अधिकार कर लिया।
वैसे इटली के उपनिवेश जो भी उसने प्राप्त किए, दुर्भाग्यवश वो इतने अनुपजाऊ थे, इतने बंजर थे कि जितने पैसे इटली ने खर्च किए थे उतना फ़ायदा उसे नहीं मिला। इसी कारण इटली असंतुष्ट राष्ट्र बना रहा। द्वितीय उपनिवेश विश्व युद्ध में जब इटली पराजित हुआ तो उससे सारे उसके उपनिवेश छीन लिए गए। अब हम आ जाते हैं दो अन्य राज्यों की, पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल एक छोटा सा देश था, लेकिन इसने भी अफ्रीका के विभाजन में भाग लिया। उसने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कांगो के प्रदेश के दक्षिणी भाग में अंगोला को उपनिवेश बना लिया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर भी पुर्तगाल ने एक उपनिवेश बनाया जिसको मोजाम्बिक या पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता था। पुर्तगाल कहा जाता था, मानता था, उसका इच्छा थी कि उसका अधिकार अफ्रीका के आर पार के उस संपूर्ण प्रदेश पर हो जाए जो उसके पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्य यानी अंगोला और पूर्वी अफ्रीका के प्रांतों को मिलाता है, लेकिन उसकी ये इच्छा, उसकी ये आशा कभी भी पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद स्पेन ने भी अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। उसने अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कुछ प्रदेश प्राप्त किए। 1906 में जिब्राल्टर के सामने के समुद्री तट पर स्पेन को पैर रखने का अवसर मिल गया। इस तरह से स्पेन भी जो है वो कहीं न कहीं, चाहे छोटे रूप में ही सही, अफ्रीकी साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल था। अफ्रीका का विभाजन विश्व के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस पूरे विभाजन में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया यूरोपीय देशों के बीच में। हालांकि आप अभी कहेंगे कि इटली को तो अबिसिनिया ने परास्त किया ही था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अफ्रीका के बंटवारे को लेकर अलग अलग देशों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ, जो टकराव उत्पन्न हुआ और इससे जो है संघर्ष की संभावनाएं दिखने लगी, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। इस बंटवारे की दूसरी विशेषता ये थी कि ये बंटवारा बड़ी ही तेज़ी से हुआ। सिर्फ 25 से 30 सालों के अंतर्गत इतना बड़ा भूभाग यूरोप के देशों ने आपस में बांट लिया। इसका कारण शायद ये था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो नए साम्राज्यवादी देश जो अभी आए थे अस्तित्व में, जर्मनी और इटली को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। इसलिए इन्होंने जल्दी से जल्दी अपने आस पड़ोस जितना हस्तगत है उससे ज़्यादा हस्तगत करने का प्रयास किया। इसके अलावा इस बंटवारे की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अफ्रीका के स्थानीय सरदार थे या राजा थे या शासक थे, उन्होंने इस पूरे बंटवारे का कोई विरोध नहीं किया। इस कारण आसानी से यूरोपीय देश अपने उपनिवेश यहाँ पर स्थापित कर सके। तो बच्चों, ये तो था अफ्रीका में उपनिवेशवाद की पूरी कहानी। हम आगे चल करके प्रशांत महासागर में और एशिया और सुदूर पूर्व में किस तरह से यूरोपीय देशों ने अपने साम्राज्य फैलाए, इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपने कॉलेज के YouTube चैनल पर, और जो आपके विषयों के आचार्य जो भी आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं बड़ी मेहनत से, उनको देखिए, अपने ज्ञान को जो है उसमें वृद्धि कीजिए, अभिवृद्धि कीजिए और बेहतर नागरिक, बेहतर इंसान बनने में ये ज्ञान ज़रूर आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।